दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम लोग लोअर पीसीएस का जनरल स्टडीज़ का सेकंड प्रैक्टिस टेस्ट कंटिन्यू करेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी, तो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा वीडियो देखिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपका स्किप ना हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। सही है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सुव्यवस्थित सड़कें, पक्के मकान व उन्नत जल निकासी व्यवस्था की विकसित की थी। ये भी सही है। तीसरा है, हड़प्पा सभ्यता के लोग धातुओं के उपयोग से अनभिज्ञ थे। ये गलत है। धातुओं के उपयोग से ये सबसे पहले जो है, धातुओं की अगर हम बात करें तो कॉपर की बात करें, तांबा। तो तांबा जो है खेतड़ी की जो माइंस है राजस्थान में, वहाँ से हड़प्पा काल से ही जो है इसमें जो है माइनिंग होती आ रही है। तो सी वाला जो है या तीसरा वाला जो है ये गलत है। तो पहला और दूसरा केवल इसका सही है। तो ए आंसर इसका हो जाएगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात और भी है कि जो भी एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन है या मॉडर्न हिस्ट्री के अलावा, इंडियन नेशनल मूवमेंट के अलावा अगर क्वेश्चन जो है मेडिवल हिस्ट्री के भी मिलते हैं, तो आप लोग ये जान लीजिए कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ साथ इंडियन हिस्ट्री पूरी तरह से जो है सिलेबस में इंक्लूड है। तो इंडियन हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। तो एग्ज़ाम में जो है एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस को आपको जो है इसको प्रिपरेशन करते रहना है। एग्ज़ाम तैयारी में इसको के क्वेश्चंस को जो है रिवाइज करते रहना है। इससे संबंधित सिलेबस जो है, वो सिलेबस अगर आप देखेंगे तो मेडिवल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी उसमें इंक्लूडेड हो सकते हैं, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री उसमें शामिल है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत का शिक्षित मध्यम वर्ग। यहाँ पे लिखा है शिक्षित मध्यम वर्ग, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था, मिडिल क्लास फैमिली जो थी वो या कह सकते हैं एजुकेटेड मिडिल क्लास था, वो 1857 का विद्रोह जो है उसके विद्रोह का विरोधी था, या 1857 के विद्रोह का समर्थक था, या 1857 के विद्रोह के प्रति तटस्थ था, या स्वदेशी शासकों के विरुद्ध लड़ा गया था। तो 1857 का विद्रोह जो है वो 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट होता है। और इसकी जो पुरानी जो बैकअप होता है, या जो कह सकते हैं कि इसका जो स्टार्टिंग होती है, वो मूल रूप से जो है वो मंगल पांडे के द्वारा जो है, जब अंग्रेज़ों का बहिष्कार किया जाता है, और मंगल पांडे जो है वो 34वीं जो बटालियन कह सकते हैं उसको, तो या 34वीं इन्फेंट्री, तो उसके एक सिपाही थे जो कि बैरकपुर छावनी में पोस्टेड थे। और तात्कालिक कारण जो है वो आप लोग को पता है कि जो एक जो नई राइफल आई थी, तो उसकी कार्टेज जो थी वो उसके ऊपर जो है सूअर और गाय की चर्बी अ, जो है उसके ऊपर उसका कैप जो था वो बना हुआ था, ऐसा कहा गया। और उसके बाद वह उस कार्टेज को बंदूक में डालने से पहले उसको पहले मुंह से जो है उसको खोला जाता था। तो ये एक धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाना था। तो भारत की जो धार्मिक भावनाएं हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की जो भावनाएं हैं, तो उसको एक तरह से आहत पहुंचाना था, और जिसके कारण जो है जो बैरकपुर में मंगल पांडे ने एक तरह से विद्रोह किया था। फिर उसके बाद ये विद्रोह जो है स्टार्ट हुआ, और ये मेरठ से जो है ये 10 मई 1857 को ये विद्रोह जो है स्टार्ट होता है। तो आंसर इसमें हो जाएगा शिक्षित मध्यम वर्ग जो था ये इस विद्रोह से बिल्कुल अलग था। ये विद्रोह का समर्थक नहीं था। तो ये याद रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिए तथा नीचे लिखे कूट का की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ इसमें व्यक्ति दे रखे हैं, और दूसरी तरफ उन व्यक्तियों से संबंधित समाचार पत्र या पत्रिका दे रखी हैं। तो विपिन चंद्र पाल जो थे, इनका जो पत्रिका थी वो थी न्यू इंडिया। अरविंद घोष, वंदे मातरम इन्होंने लिखी। लाइस डिवाइन लिखी, भवानी मंदिर लिखी। ब्रह्म बांधव उपाध्याय, संध्या, इसको याद रखिएगा, संध्या जो थी ये ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद जो है मोहम्मद अली ने कामरेड लिखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 3 4 2। तो 1 3 4 2 ये
ए वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, शारदा एक्ट या शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? देखिए, शारदा अधिनियम जो है ये 1829 में ये लाया गया था, और ये अधिनियम उस समय जो है लॉर्ड इरविन जो थे यहाँ के वायसराय थे, और ये माफ़ कीजिएगा 1929 में 1929 में ये लाया गया था। लॉर्ड इरविन जो है इसके वायसराय थे उस समय, और ये बेसिकली क्या था कि जो बाल विवाह था उसके विरोध में था, ये बाल विवाह के विरोध में था, और लड़कियों की आयु 14 साल कर दी गई थी कि 14 साल से कम आयु की लड़की का विवाह नहीं होगा, उसके लिए निषिद्ध कर दिया गया था, और 18 साल जो थी वो लड़कों की आयु कर दी गई थी मैरिज के लिए। तो इसमें जो है बाल विवाह की रोकथाम, ये आंसर इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसमें पहला जो दे रखा है स्टेटमेंट, वो है सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ये गलत है। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन कानपुर में होता है, उसकी अध्यक्षता करी थी इन्होंने। पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो 1917 में जब कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, तो एनी बेसेंट जो थी वो अध्यक्षता करी थी उन्होंने अधिवेशन की कांग्रेस की, तो वो पहली महिला अध्यक्ष थी। दूसरा है चित्तरंजन दास जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे के रूप में कार्य कर रहे थे तब वे जेल में थे, ये बिल्कुल सही है, तो वो जेल में थे। और कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे ये 1921 में बने थे, 1921 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। फिर है कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष एलन ऑक्टेवियम ह्यूम थे। एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, एओ ह्यूम, इन्होंने एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना 1885 में करी थी, लेकिन पहले अध्यक्ष जो थे, पहले ब्रिटिश अध्यक्ष जो थे वो 1888 में जब सम्मेलन हुआ था इलाहाबाद में, या वर्तमान में जिसे प्रयागराज कहा जाता है, प्रयागराज में, तो 1888 में जब ये सम्मेलन प्रयागराज में हुआ था तो उस समय जॉर्ज यूले जो थे वो अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूले ये पहले जो है अंग्रेज अध्यक्ष थे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी पूछा जाता है तो हैं बदरुद्दीन तैयब जी, वो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। अल्फ्रेड वेब वर्ष 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये सही है। तो दूसरा और चौथा जो है ये सही है, एक और तीन ये गलत है। तो आंसर इसमें हो जाएगा बी वाला, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन का नारा किससे संबंधित है? देखिए, ये जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है ये इसी तरह से पूछा गया है, और ये पिछले लोअर पीसीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन को इंकलाब जिंदाबाद के नाम से जाना जाता है। इंकलाब जिंदाबाद। अब ये तो आप लोगों को पता ही है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो भगत सिंह ने दिया था, सरदार भगत सिंह ने, तो सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है, दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। यह प्रसिद्ध पंक्ति किसने कही थी? यह प्रसिद्ध पंक्ति जो है ये वाजिद अली शाह जो लखनऊ के अंतिम नवाब थे उन्होंने कहा था। नेक्स्ट आते हैं, पृथ्वी पर स्थित किसी भी दो स्थानों के बीच की सबसे कम दूरी किसके मार्ग से नापी जाती है? तो सबसे दो स्थानों में सब के बीच में सबसे कम दूरी जो है पृथ्वी पर, वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री तिथि रेखा है, और ये पूरा गोला पूरा करती है, कंप्लीट जो है सर्किल कंप्लीट करती है प्रधान मध्याह्न रेखा से इसके बिल्कुल अपोजिट में है। तो आंसर इसमें हो जाएगा डी वाला, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की एक तरफ रूस है, दूसरी तरफ अलास्का है जो कि यूएसए का पार्ट है, और उसके बीच में जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गई हुई है, और ये बेरिंग जल संधि जो है इसको अलग करती है, रूस को और अलास्का को। तो बेरिंग जल संधि से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गई है। नेक्स्ट आते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत के केवल एक ही राज्य में विस्तृत है? अब एक ही राज्य में विकसित होने वाली जो विस्तृत है वो पर्वत श्रेणी हमको जानना है। तो अरावली पर्वत श्रेणी जो है ये राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है, राजस्थान से गुजरात तक। तो अरावली पर्वत श्रेणी इसका आंसर नहीं होगा। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी ये जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है, छत्तीसगढ़ तक गई है। फिर है अजंता, अजंता महाराष्ट्र में है और ये केवल महाराष्ट्र में ही है, सीमित है, महाराष्ट्र में ही ये पर्वत श्रेणी है, हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी के नीचे। उसके बाद में सह्याद्री है, इसको पश्चिमी घाट भी कहा जाता है, सह्याद्री पर्वतमाला को। तो सह्याद्री जो है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और उसके बाद जो है केरला तक गई हुई है, पश्चिमी घाट। तो आंसर इसमें हो जाएगा अजंता, जो कि केवल महाराष्ट्र में ही है, महाराष्ट्र में। इसका जो फैलाव है वो केवल महाराष्ट्र में ही है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। अब सूची 1 में पर्वतीय दर्रे हैं, दर्रा दे रखा है कि वो दर्रा जो है किस राज्य में है। तो ये आप लोग के लिए आसान है बताना। बुमला या बोमडिला एक और दर्रा है, बोमडिला, ये जो है अरुणाचल प्रदेश में है। जेलेपला और नाथुला दर्रा ये सिक्किम में है। मुलिंगला उत्तराखंड में है। मुलिंगला के बाद में नीतिला, लिपुलेख, मानाला, थागला ये सभी उत्तराखंड में है। शिप्कीला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद तो इसमें आंसर हो जाएगा 1 2 1 3 4 2, 1 3 4 2, ये बी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसको याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आ चुका है, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए भूल जाते हैं आप लोग कभी कभी। तो ये हैदराबाद में स्थित है ये संस्थान। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ उद्योग दे रखे हैं और दूसरी तरफ वो भारतीय स्थान दे रखे हैं, जगह का नाम दे रखा है जहाँ पर, जहाँ के लिए वो उद्योग जो है वो मशहूर हैं या जो जगह है वो उस उद्योग के लिए जानी जाती है। तो कागज़ उद्योग ये टीटागढ़ है। टीटागढ़ में कागज़ उद्योग जो है बहुत प्रचलित है। उसके बाद सीमेंट उद्योग ये लाखेरी में है। और लौह और इस्पात उद्योग ये भिलाई में जो सेल है, एस्टेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। खनिज तेल शोधनशाला ये अंबाला मुकुल में है। तो इसमें आंसर हो जाएगा तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, हाँ, ये बी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ऊर्जा गंगा परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ऊर्जा गंगा जो परियोजना है ये, अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये एक गैस पाइपलाइन परियोजना है, ये सही है। पीएनजी और सीएनजी की गैस पाइपलाइन है ये। फिर इसका शुभारंभ अक्टूबर 2016 में किया गया था, ये भी सही है। और ये ईरान से भारत तक संचालित होती है, ये गलत है, नहीं, ये भारत के अंदर ही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको जो है स्टार्ट करवाया था और वाराणसी में इसका उद्घाटन किया था। वाराणसी हो गया, पटना हो गया, वहाँ से होकर ये गई है। पटना के बाद रांची हो गया, रांची के बाद जमशेदपुर हो गया, जमशेदपुर, और उसके बाद जो है कलकत्ता हो गया और भुवनेश्वर हो गया, भुवनेश्वर, कटक, इन इन जगहों से होकर के ये पाइपलाइन गई है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से होकर के ये पाइपलाइन गई है। तो इसमें आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, ये दोनों सही है, ये गलत है, ये ईरान से इसका कोई संबंध नहीं है। तो केवल पहला और दूसरा सही हो जाएंगे, बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट में आता है? तो जो संविधान की
7वीं अनुसूची है उसमें संघ सूची के विषय हैं, राज्य सूची के विषय हैं और संवर्ती सूची के विषय हैं। केंद्र सरकार जो है केवल जो संघ सूची के विषय हैं उन पर कानून बना सकती है। राज्य सरकार जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर कानून बना सकती है और संवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। अब संवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, भारत में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और शिक्षा जो है वो संवर्ती सूची का विषय है, इसको याद रखिएगा। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं इस पर। कृषि राज्य सूची का विषय है और पुलिस और रक्षा जो है ये केंद्र सूची का विषय है। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ संविधान के अनुच्छेद दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनका विषय दे रखा है कि वो संविधान के अनुच्छेद जो हैं वो उनका जो है संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 124 जो है वो सुप्रीम कोर्ट से स्टार्ट होता है, तो संघीय न्यायपालिका जो है वो अनुच्छेद 124 में दी गई है। उसके बाद अनुच्छेद 5 जो है भारतीय संविधान का, तो ये जो है नागरिकता से संबंधित है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये नागरिकता से संबंधित हैं। अनुच्छेद 352 ये आपातकाल से संबंधित है। आपातकाल की बात करते हैं, सशस्त्र विद्रोह या बाहरी आक्रमण या युद्ध की स्थिति में जब आपातकाल लगता है तो वो 352 अनुच्छेद के तहत लगता है। अनुच्छेद 245 जो है ये विधायी शक्तियों का वितरण है, तो ये इसका हो जाएगा तीसरा। तो 2, 1, 4, 3 इसका आंसर हो जाएगा और ये बी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। अब इसमें संविधान के भाग दे रखे हैं और विषय दे रखे हैं। तो यहाँ पे भाग 15 जो है ये निर्वाचन से संबंधित है, तो भाग 15 में निर्वाचन दे रखे हैं या फिर इलेक्शन कमीशन के बारे में दिया गया है। दूसरा जो है संविधान का भाग 16 जो है ये कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध दिए गए हैं। उसके बाद संविधान का भाग 17 ये राजभाषा से संबंधित है, राजभाषा इसमें दी गई है। उसके बाद में संविधान का भाग 18 जो है ये आपातकाल उपबंध जो है भाग 18 में दिए गए हैं संविधान के। तो टोटल 22 भाग में से जो भाग है जैसे 15, तो 15 जो है ये निर्वाचन है, तो ए का चौथा हो जाएगा, बी का तीसरा, फिर 2, 1, 4, 3, 2, 1, इसमें भी बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है संविधान में दी गई प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए प्रस्तावना जो प्रियम्बल है वो उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में सबसे पहले जो है जवाहरलाल नेहरू ने उसको जो है संविधान सभा के सामने रखा था, तो उसी को जो है बाद में प्रस्तावना बनाया गया और यह न्यायालयों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रवर्तनीय इन्फोर्सेबल नहीं है। ये बिल्कुल सही है, याद रखिएगा इसको, ये इन्फोर्सेबल नहीं है। उसके बाद इसका महत्व एवं उपयोगिता है, ये भी सही है। यह शासन के उद्देश्यों का वर्णन करती है, ये भी सही है। संविधान में न्यायिक व्याख्या में सहायक नहीं होती है, तो ये सहायक होती है और इसमें जो है ये नहीं होती है, ये गलत है। तो केवल 1, 2, 3 जो है वो सही है। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है तो वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से संबंधित जो वाद आया था, तो उसके तहत ये कहा गया था कि क्या संसद जो है संविधान के मौलिक अधिकारों और प्रस्तावना में जो परिवर्तन कर सकती है कि नहीं कर सकती है, या उसमें संविधान संशोधन कर सकती है कि नहीं कर सकती है। तो उसमें जो है जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो निर्णय आया था उसमें ये कहा गया था कि हाँ संविधान का संशोधन कर सकती है। लेकिन उससे ज़्यादा करके ये केशवानंद भारती में ये जो केस आया, जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो केस था, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर को बताया गया कि जो भी संसद कानून बनाएगी वो कानून जो है वो एक दायरे में होगा जो कह सकते हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चुनौती नहीं देगा। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है तो
उसके लिए जो है ये बोला गया। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो वो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो संविधान का संरक्षक जो है वो सुप्रीम कोर्ट को या न्याय प्रणाली को बोला जाता है। कस्टोडियन जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में वो सभी शब्द आ गए थे जो कि प्रस्तावना में सम्मिलित हैं। तो जैसे सोशलिस्ट, सेकुलर, रिपब्लिक, और उसके बाद फ्रेटर्निटी है, इक्वलिटी है। तो ये सभी शब्द जो हैं ये संविधान की प्रस्तावना में दिए गए हैं। और संविधान का संरक्षक जो है वो सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, इसको भी जान लीजिए। तो पहला और दूसरा ये दोनों सही हैं, और तीसरा भी सही है। तो 1 2 3 सही है, इसमें ये सी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग। महाभियोग जो है 61 आर्टिकल नंबर 61 में दे रखा है महाभियोग के बारे में, इम्पीचमेंट के बारे में, राष्ट्रपति के प्रस्ताव। उसके बाद में ये कहा गया इसमें है कि राष्ट्रपति के जो इम्पीचमेंट का या महाभियोग का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। यानी जो राष्ट्रपति को के खिलाफ में अगर महाभियोग लाना है संसद में, तो ये प्रस्ताव जो है ये कितने दिन पूर्व जो है राष्ट्रपति को सूचना दी जानी चाहिए कि उनके खिलाफ में महाभियोग चलाया जाना है। तो उसके लिए जो है 14 दिन का नोटिस पीरियड होता है, ये याद रखिएगा। तो 14 दिन का नोटिस पीरियड जो है उनको प्रायर नोटिस दिया जाता है 14 दिन पहले की महाभियोग प्रक्रिया आपके खिलाफ में आ रही है। और ये तब होता है जब संविधान सम्मत जो है राष्ट्रपति जब कार्य नहीं करते हैं, या फिर संविधान के अनुरूप जो है वो कार्य नहीं करते हैं, या संविधान का अतिक्रमण करते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं परिसीमन, डिलिमिटेशन के बाद उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। तो डिलिमिटेशन जब हुआ तो उसके बाद में उन्नाव जो है ये मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का। यूपी को लेकर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो उसका एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे उसके लिए, तो उसमें केवल उत्तर प्रदेश को हम कवर करेंगे। तो उन्नाव जो है ये याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। और सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र जो है वो बागपत है, बागपत। नेक्स्ट आते हैं, ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है। लोकसभा के अध्यक्ष, नेक्स्ट है लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर, या स्पीकर लोकसभा के अध्यक्ष को कहा जाता है। तो स्पीकर जो है उनके किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को अगर को हटाने का प्रस्ताव जो है वो लोकसभा में ही पेश किया जाता है, और लोकसभा के जो सदस्य हैं उनके बहुमत के द्वारा वो हटाया जाता है। तो लोकसभा, इसमें ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। लोकसभा द्वारा उसके तात्कालिक सदस्य समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ ओजोन परत, ओजोन जो लेयर है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में है, को छीड़ करने के लिए, ओजोन डिप्लीशन के लिए या ओजोन डिप्लीटिंग करने के लिए करने वाले हैं। अब हम लोग को पता है कि ओजोन जो परत है, जो आ, आ, ऊपर में जो वायुमंडल में जो दूसरी लेयर है समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर, उसमें 10 से माफ़ कीजिएगा 10 से 15, हाँ 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर वो परत पे ओजोन लेयर पाई जाती है। अब इसमें जो है CCl4 या क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, तो CFC जो है ये मेनली जो है जो एयर कंडीशनर्स होते हैं, AC हैं या फ्रिज हैं, तो इनके जो कंप्रेसर में भरी जाती है गैस है वो CFC होती है, जो कि ओजोन लेयर के डिप्लीशन में उत्तरदायी होती है। तो ओजोन परत को क्षरण करने के छीड़ करने के लिए ये मेनली उत्तरदायी होती है। फिर आते हैं हेलोन्स, हेलोन्स जो हैं, और ये बेसिकली ये भी जो है ओजोन परत के डिप्लीशन के लिए जो इम्पोर्टेंट कारक होते हैं। उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ये भी जो है इसमें सम्मिलित है। तो ये तीनों जो हैं ये ओजोन परत को छीड़ करने के लिए मेनली जो ये पदार्थ जो है वो छीड़ करते हैं। तो 1 2 3 तीनों ऑप्शन जो है इसके सही हो जाएंगे। डी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं,
नेक्स्ट है, भारत के कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक पाए जाते हैं? तो पेयजल में आर्सेनिक पाया जाता है, फ्लोराइड भी अच्छा, इसका सॉर्बिटॉल सॉर्बिटॉल नहीं पाया जाता है, फ्लोराइड भी पाया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं पाया जाता है, यूरेनियम भी पाया जाता है। तो 1, 3, 5 जो है ये सही हो जाएंगे इसमें। तो इसमें सही उत्तर का चयन कीजिए, ये पूछा गया है। तो आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम ये जो है जो पीने का पानी होता है उसमें ये पाए जाते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी वाला, केवल 1, 3, 5। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो 1974 में ये लागू किया गया था। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, वो ज़्यादातर क्वेश्चन इन्वायरमेंट से रिलेटेड वो मैंने कवर किए हैं यूपी टेट की जो परीक्षा है उसमें। तो उसमें जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का जो क्वेश्चन है, पेपर है, उसमें मैंने ज़्यादातर इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस कवर किए हैं। ज्योग्राफी वाले जो इंडियन ज्योग्राफी है उसमें भी इन्वायरमेंट में बहुत से क्वेश्चन जो है कवर किए गए हैं। तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, सोडार साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग मौसम निगरानी उपकरण कहाँ स्थापित है? तो साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग ये जो है, अब यहाँ पे जयपुर दे रखा है, कटक, चंडीगढ़, इन तीनों में नहीं है। कैगा और कलपक्कम, इन दोनों जगह पे न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। कैगा जो है ये कर्नाटक में है और कलपक्कम जो है ये तमिलनाडु में है। तो वह यहीं पर जो है ये साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग भी मौसम की निगरानी के लिए उपकरण लगाए गए हैं, कैगा और कलपक्कम में। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। गीले या नम बिस्कुटों को कुछ समय के लिए फ्रिज में रखने पर वह पुनः कुरकुरे या क्रिस्पी हो जाते हैं। तो इसमें ये क्यों हो जाते हैं, तो इसको हमको बताना है। तो शीतलन या कूलिंग के कारण अतिरिक्त नमी बाहर निकल जाती है, ये गलत है। अतिरिक्त नमी जो है बाहर नहीं जाती है। बेसिकली क्या होता है, जो नमी जो होती है, आर्द्रता या जिसको कहते हैं ह्यूमिडिटी, तो जो ह्यूमिडिटी है वो एक्सेस ह्यूमिडिटी जो है, तो जो फ्रिज के अंदर जो है वो एक तरह से ह्यूमिडिटी कम होती है, और जो एक्स्ट्रा जो ह्यूमिडिटी है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है फ्रिज के द्वारा। तो इसमें फ्रिज के अंदर बी वाला जो ऑप्शन है, वो फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है जिससे अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। बी वाला ऑप्शन ये सही हो जाएगा इसमें। फिर इसमें लिखा है फ्रिज के अंदर आर्द्रता अधिक होती है, ये तो गलत हो गया। फ्रिज के अंदर प्रेशर प्रेशर का कोई जो है रोल नहीं है इसमें। नेक्स्ट आते हैं, ध्वनि की चाल स्पीड ऑफ साउंड को निम्नलिखित माध्यमों में आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, जैसा कि हम लोग को पता है कि वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 0 होती है। एयर में, अब एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, हम लोग कहते हैं कि एयर जो है वो वायु जो है वो गैसेस का मिक्सचर है। तो नाइट्रोजन चूंकि एयर का ही पार्ट है, तो 79%, 78% जो है वो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है, और एयर में जो है ये 330 मीटर पर सेकंड की रफ्तार जो होती है, या इसकी स्पीड होती है साउंड की। उसके बाद जो है वाटर जो है, वाटर में 1420 मीटर पर सेकंड की स्पीड जो है होती है, स्पीड की साउंड की स्पीड जो होती है जल में। इस्पात या स्टील में जो है 5960 इतनी जो है ये स्पीड, मीटर पर सेकंड की स्पीड जो है वो स्टील में होती है। अब इसके बाद में अ, जो सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड किसी में जो तत्व में होती है, या कह सकते हैं किस में पाई जाती है, यही पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि 6400 मीटर पर सेकंड की स्पीड जो है ये होती है एल्युमिनियम में, जो सबसे ज़्यादा होती है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो किस माध्यम में कितनी स्पीड ऑफ साउंड होती है, इसको भी आप लोग जान लीजिएगा। टेबल इसकी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में
भेज दूंगा। तो इसमें जो है सबसे पहले आ जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर है, यानी कि सबसे पहले कम फिर ज़्यादा। तो सबसे पहले नाइट्रोजन, फिर वाटर, फिर स्टील, यानी 3 1 2। अब 3 1 2 जो है ये बी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित रहता है? तो हाइड्रोजन बम जो है ये बेसिकली क्या होता है कि अनकंट्रोल्ड फ्यूज़न होता है। तो अनकंट्रोल्ड फ्यूज़न, जैसे नियंत्रित संलयन बोला गया है, तो कंट्रोल्ड फ्यूज़न बोला गया है। उसके बाद में अनियंत्रित संलयन, ये अनकंट्रोल्ड फ्यूज़न बोला गया है। ये इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। नियंत्रित विखंडन, फिजन जो है, फिजन के अनियंत्रित विखंडन, तो ये जो है इसमें यूरेनियम में होता है। और जो भी जो एटॉमिक पावर स्टेशन है उसमें जो है जो न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, और सूर्य में भी न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है। तो सूर्य में न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन बम के बारे में पूछा गया है, तो ये अनियंत्रित संलयन इसको कहेंगे, अनकंट्रोल्ड फ्यूज़न रिएक्शन होता है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक, मॉडरेटर मॉडरेटर के रूप में होता है? तो मॉडरेटर के रूप में थोरियम दे रखा है, ग्रेफाइट दे रखा है, रेडियम दे रखा है, और साधारण जल दे रखा है, ऑर्डिनरी वाटर। तो इसमें आंसर है बी वाला, ग्रेफाइट जो है ये मॉडरेटर के रूप में काम करता है किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर में। नेक्स्ट आते हैं, मीथेन निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड के वायुमंडल में पाई जाती है? तो चंद्रमा में तो मीथेन नहीं पाई जाती है, सूर्य में भी नहीं पाई जाती है, बृहस्पति में मीथेन पाई जाती है। ये बृहस्पति ग्रह जो है, जुपिटर जो है सबसे बड़ा जो है ग्रह है वो हमारे सौरमंडल का, और इसके बाद मंगल दे रखा है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है, मानव गुर्दे या किडनी की पथरी में प्रमुख रूप से पाए जाने वाला रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो जो किडनी में जो पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट कही जाती है उस पथरी को। तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट यही पथरी की होती है। तो ये आंसर जो है सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस से पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है? तो दूरदृष्टि दोष, इसका इसमें देखिए जो शब्द होता है उसका उल्टा होता है। दूरदृष्टि दोष कहने का मतलब है दूर की चीज जो है वो साफ दिखाई देती है। किसी व्यक्ति को अगर दूर की चीज साफ दिखाई देती है और पास की चीज अगर साफ नहीं दिखाई देती है, तो वो हाइपरमेट्रोपिया का शिकार होता है, या कह सकते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया का रोग लगा होता है उस व्यक्ति को। तो फायर फाइटेडनेस इसमें होता है। अब उसके बाद जो है, जैसे निकट दृष्टि दोष है वो मायोपिया है, दूर की वस्तुओं को आसानी से नहीं देख पाता है, तो व्यक्ति जो है वो मायोपिया से ग्रसित होता है। तो इसमें दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने वाला, यही इसमें ऑप्शन दे रखा है स्पष्ट देखने वाला, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो है इसमें निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देखना, ये सब जो है इसका ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं, विषाणु या वायरस निम्नलिखित में को संक्रमित कर सकते हैं? तो वायरस जो है वो बैक्टीरिया, कवक और या जीवाणु, कवक और पादप, प्लांट्स दे रखते हैं। तो बैक्टीरिया को भी ये संक्रमित कर सकते हैं, कवक को भी कर सकते हैं, और पादप को भी संक्रमित कर सकते हैं। तीनों को संक्रमित करते हैं विषाणु। तो इसमें आंसर हो जाएगा 1 2 3 तीनों। तो आंसर ये है डी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, कि नीचे दिए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन डी इसका 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में किया जाता है? तो फॉरेंसिक या अपराध जांच के मामलों में किया जाता है, ये सही है। उसके बाद जो है पैटर्निटी या पितृत्व विवादों के समाधान में भी किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग। उसके बाद वे संकटग्रस्त जीवों का के संरक्षण में भी किया जाता है, कि जो भी संकटग्रस्त जीव हैं उनके संरक्षण को लेकर, कंजर्वेशन को लेकर के भी इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज़ किया जाता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, आयोडीन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त हो किया जाता है? देखिए आयोडीन जो है वो लेमिनोरिया
लेमिनेरिया से जो है, इससे प्राप्त किया जाता है, लेमिनेरिया से। नेक्स्ट आते हैं एजेंट ऑरेंज। एजेंट ऑरेंज क्या है? अब इसमें लिखा है कि लंदन पुलिस द्वारा प्रशिक्षित एक विशेष जासूसी दल। दूसरा है वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना के द्वारा प्रयुक्त खरपतवारनाशी रसायन। उन्नत रेलवे सुरक्षा प्रणाली के प्रयुक्त एक तकनीक। उसके बाद मिश्र धातु बनाने में प्रयुक्त एक विशेष रसायन। आंसर है इसका बी, वियतनाम युद्ध के दौरान जो है अमेरिकी सेना के द्वारा एक खरपतवारनाशी रसायन जो है वो के रूप में इसको एजेंट ऑरेंज कहा गया था, उसको यूज किया गया था। नेक्स्ट आते हैं साधना किसकी कृति है? तो साधना जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति है, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट ही है। अग्नि 5 या अग्नि 5 जो मिसाइल है, जो इंटरनेट ICBM जिसको बोलते हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, तो ये जो है जितनी भी अग्नि की सीरीज़ है, अग्नि 1 से लेकर के अग्नि 5 तक, और जो पृथ्वी है, ये सभी जो ये मिसाइल्स जो हैं वो फुल्ली इंडिजीनियस हैं, पूरी तरह से, जिनको कहा जाता है कि भारत में बनी है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसे किसी भी स्थान से प्रक्षेपित किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये नेवी के द्वारा भी यूज़ की जा सकती है, और इसकी मारक क्षमता लगभग 5,000 किलोमीटर तक होती है, ये भी है, लगभग 5,000 तक कह सकते हैं, तो 5,000 तक इसकी मारक क्षमता होती है, ये भी सही है, ये दोनों सही है। तीसरा है इसे शत्रु के रडार द्वारा आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता, ये भी सही है। फिर चौथा है यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है, ये गलत है, यह पूर्णतः स्वदेशी है, कंप्लीटली जो है पूरी तरह फुल्ली इंडिजीनियस है। तो इसमें हो जाएगा ABD, ABC इसका सही है, और डी वाला ऑप्शन जो है ये गलत है, तो इसमें पूछा गया है सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट आते हैं चपचार कूट या चपचार कूट, माफ कीजिएगा, कूट नहीं कुट। तो चपचार कूट जो है ये किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो चपचार कूट बेसिकली क्या है, जब शरद ऋतु आती, माफ कीजिए, वसंत ऋतु जब आती है, तो वसंत ऋतु में जो झूम कृषि होती है, झूम कृषि बेसिकली ये एक स्थानांतरित कृषि होती है। तो इसमें क्या होता है कि ये एक जगह कोई जंगलों में जो है उसको काट करके उसके बाद वहाँ पर खेती की जाती है, और उसके बाद जब वो भूमि जो है अ, अ, उपजाऊ नहीं रहती है, तो वहाँ पे ये कृषि जो है वो झूम झूम के की जाती है। तो वो जो है एक तरह से इसको सीधे उसको झूम कृषि कहते हैं। और ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है ज़्यादातर वो वहाँ पर की जाती है, जैसे असम हो गया, या फिर मिज़ोरम हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो यहाँ पर भी की जाती है। लेकिन मेन रूप से जो है, या फिर नागालैंड हो गया, या फिर त्रिपुरा हो गया। लेकिन ये बेसिकली चपचार कूट जो त्योहार है, अब ये पर्टिकुलर स्टेट में मनाया जाता है बसंत ऋतु में, तो वो स्टेट है मिज़ोरम। तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो टोटल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी हमने किए, तो 40 क्वेश्चंस अभी इस वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताए। इसको जो है आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो है इसमें क्वेश्चन, कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आने की संभावना रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे, तो मैं कोशिश करूँगा कि अब 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ बनाएं। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन जो हैं, देखिए उत्तर प्रदेश से संबंधित जो एग्ज़ाम को लेकर उत्तर प्रदेश जो हमारी स्टेट है, स्टेट की जीके जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है उससे आने हैं। तो इसका अलग से वीडियो में बनाऊंगा, अलग से इसकी मतलब जो भी क्वेश्चंस हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उनकी तैयारी करेंगे। और बाकी जो रिमेनिंग जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, ये एक साथ जो है हम लोग उसको, वह इन्वायरमेंट है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी है या जनरल साइंस है, इसको एक साथ लेंगे। उसके बाद जो है तीसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इन्वायरमेंट भी इसी में शामिल है,
तो ये बात आती है कि पिछली वीडियो में एक बिटिया ने ये कमेंट किया था कि सर जो है ये प्राचीन भारत तो कोर्स में है नहीं है। तो ऐसा नहीं है। इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये पूरा एक जो इसके जो है 5 क्वेश्चन आने हैं, तो पूरे हिस्ट्री प्लस जो भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन है, तो ये इसको मिला करके जो क्वेश्चन, तो इसलिए जो है इसमें प्राचीन भारत के भी क्वेश्चंस देखे जा सकते हैं एग्जाम में, मध्यकालीन भारत के भी देखे जा सकते हैं, और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के अलावा भी अगर आधुनिक भारत के क्वेश्चंस हैं तो वो भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए जो है तैयारी जो है अपनी करते रहिए। अगस्त में एग्ज़ाम है। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।